हेलो, नमस्कार। मैं हूँ राजेश कुमार और आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अध्याय 7 और इस अध्याय का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस अध्याय से वर्ष 2025 की वार्षिक परीक्षा में 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और वो प्रश्न है लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, भाग एक। भाग दो में हम इसके वैकल्पिक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख पत्तनों के नाम बताइए। वहां से परिवहन की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। ये हमारे भारत का मानचित्र और सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कांडला, जिसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, नमक, कपास, सीमेंट, चीनी, खाद्य तेल का परिवहन किया जाता है। कांडला दीनदयाल पोर्ट। आगे हम देखते हैं मुंबई पत्तन। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद तथा शुष्क माल का परिवहन होता है। मुंबई पत्तन। इसके बाद हम देखते हैं नहवा सेवा। नवी मुंबई के पश्चिमी तट पर यह बंदरगाह विकसित किया गया है। यह भारत का आधुनिक बंदरगाह है जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। यह मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया है। मार्मोगांव। यह गोवा में स्थित पत्तन है। यहाँ से मुख्यतः लौह अयस्क निर्यात होता है। मार्मोगांव पत्तन। न्यू मंगलोर। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस पत्तन से उर्वरक, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य तेल, ग्रेनाइट, पत्थर, सीसा तथा सामान्य माल का परिवहन होता है। कोच्चि। यह पत्तन केरल राज्य में स्थित है और इस पत्तन से पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक तथा अन्य कच्चे माल का व्यापार होता है। इस प्रकार ये हमारे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह व पत्तन है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारतीय रेलों की 5 समस्याओं का वर्णन कीजिए। आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। बिना टिकट यात्रा करना। बिना टिकट यात्रा करने वालों से भारतीय रेलवे को प्रतिवर्ष 5 करोड़ की हानि होती है। प्राय विद्यार्थियों के समूह, रेलवे कर्मचारियों के संबंधी, साधु फकीर, पुलिस कर्मचारी आदि बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेलों में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए हमारी सरकार ने हाल ही में कड़े कदम उठाए हैं। इनके परिणाम स्वरूप बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में भारी कमी हुई है। प्रमुख समस्या में नंबर 1 समस्या देखी हमने, बिना टिकट यात्रा करना। दूसरी समस्या को हम जानते हैं, रेलवे दुर्घटनाएं। रेलवे दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मानव जीवन संकट में पड़ जाता है तथा रेलवे की संपत्ति नष्ट हो जाती है। ये दुर्घटनाएं प्राय रेलवे कर्मचारियों की असावधानियों, यांत्रिक साज सामान खराब होना, प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़ आदि तथा तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों के कारण होती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, अतः अब ये दुर्घटनाएं कम होती है।
नंबर तीसरा हम देखते हैं रेलों पर आक्रमण। देश के किसी भी भाग में अशांति फैलने पर रेलों पर हमले करना एक आम सी बात हो गई है। इससे रेलों को तो क्षति पहुंचती ही है, साथ में यात्रियों को भी शारीरिक व आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। कर्मचारियों को अपना कार्य करना कठिन हो जाता है तथा यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर चौथी समस्या है गाड़ियों में भीड़-भाड़। विशेषकर द्वितीय श्रेणी की यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी भीड़-भाड़ का सामना करना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण तीव्र रूप से जनसंख्या में वृद्धि, व्यापार व शिक्षा का प्रचार होना है। वास्तव में रेल में यात्रा करने से अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगली समस्या को हम जानते हैं। नंबर 5 नंबर की समस्या है जनसंख्या के अनुपात में रेलवे का विस्तार नहीं। रेलों की समस्याओं में एक बड़ी समस्या रेल मार्गों के विस्तार करने की है, जबकि देश की जनसंख्या को देखते हुए रेल मार्गों का विकास तीव्र होना चाहिए। इस प्रकार भारतीय रेलवे के सामने ये प्रमुख 5 समस्याएं हैं: बिना टिकट यात्रा करना, रेल दुर्घटनाएं, रेलों पर आक्रमण, गाड़ियों में भीड़-भाड़, जनसंख्या के अनुपात में रेलवे का विस्तार नहीं। इस प्रकार से अगर हम इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगला प्रश्न, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? अथवा भारत में सड़क परिवहन अभी भी रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है? इस कथन की पुष्टि कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यद्यपि सड़क परिवहन महंगा होता है, परंतु इसका बहुत अधिक महत्व है। सड़क परिवहन बड़े-बड़े नगरों एवं औद्योगिक केंद्रों को ग्रामीण से जोड़ता है। पर्वतीय क्षेत्र, खनिज उत्पादन क्षेत्र तथा ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में रेल नहीं जा सकती, अतः वहां सड़कों का विकास किया जाता है। सड़क परिवहन रेलों द्वारा लाए गए सामान को नियत स्थानों पर पहुंचाता है और रेल द्वारा ढोए जाने वाले माल को भी रेल यार्ड तक ले जाता है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में रेलवे की तुलना में सड़कें अधिक उपयोगी है। अंडा, मांस, दूध, फल, सब्जी आदि के लिए सड़क परिवहन का अधिक उपयोग है। इस प्रकार यह प्रश्न रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, अगर इन बिंदुओं को अगर हम लिखते हैं तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पाइपलाइन परिवहन के महत्व को लिखिए। पाइपलाइन परिवहन, इसके महत्व को हम समझते हैं। पाइपलाइन परिवहन का महत्व, जिस प्रकार मोटर रेल, जल जहाज एवं हवाई जहाज से तरल, ठोस, शुष्क माल का परिवहन होता है, उसी प्रकार तरल और गैसीय पदार्थों का परिवहन पाइपलाइनों द्वारा किया जाता है। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद एवं गैसीय पदार्थों का परिवहन करने के लिए पाइपलाइन का जाल बिछाया गया है। इसके प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, पाइपलाइन परिवहन को कठिन एवं ऊबड़-खाबड़ भूभागों, दुर्गम स्थानों, मरुस्थलों, पर्वतों में एवं पानी के भीतर बिछाया जाता है। नंबर 2, इसके संचालन और रखरखाव की लागत कम होती है, केवल पाइपलाइन डालने में ही पहले ही खर्च होता है। नंबर 3, इसमें माल की पूर्ति निरंतर होती रहती है तथा दूर-दूर के स्थानों पर खनिज तेल व गैस पहुंचाई जाती है। नंबर 4, पाइप परिवहन के विकास से गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना दूर दराज के क्षेत्रों में भी संभव हो सकी है। इसलिए हम देखते हैं कि पाइपलाइन का महत्व बढ़ जाता है, इसलिए पाइपलाइन का महत्व अधिक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है?
इस योजना का उद्देश्य बताइए अथवा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की दो विशेषताएं लिखिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम समझते हैं। यह हमारे भारत का मानचित्र और इसको हम समझते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना बनाई है, जिसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज, ये हमें स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जैसे कि हमारे भारत के मानचित्र में हमें दिखाई दे रहा है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ये स्वर्णिम चतुर्भुज 6 लाइन वाली होती है और ये भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। इसके साथ ही कॉरिडोर बनाया गया है। इस परियोजना के तहत 2 कॉरिडोर गलियारे प्रस्तावित है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम गलियारा हम देखते हैं, ये प्रथम गलियारा उत्तर दक्षिणी गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अब उसके बाद में दूसरा गलियारा हम देखते हैं। दूसरा गलियारा है पूर्व से पश्चिम गलियारा, जो सिलचर असम से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है, जो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। इस राजमार्ग का उद्देश्य है, इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत में मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के लिए सीमांत सड़कों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम समझते हैं। भारत के लिए सीमांत सड़कों की महत्ता निम्नलिखित है। सबसे पहले हम देखते हैं, भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। नंबर 2, यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। नंबर 3, इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगंतव्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। इसलिए सीमांत सड़कों का महत्व बढ़ जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बंदरगाह और पत्तन में अंतर बताइए। आइए हम समझते हैं ये बंदरगाह और पत्तन। सबसे पहला अंतर हम देखते हैं, नंबर 1, बंदरगाह जलयानों व जहाजों के तट पर आने जाने, ठहरने, विश्राम करने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं। पत्तन किसे कहते हैं, इसे भी हम समझते हैं। समुद्री तट पर वह अंतः स्थल जहां जहाज में माल लादने एवं उतारने का कार्य होता है, उसे पत्तन, वह पत्तन कहलाता है। नंबर 2, बंदरगाह पर सामान्य सुविधाएं होती है, नगर जैसी सुविधाएं नहीं होती। जबकि पत्तन की अगर हम बात करें तो पत्तन में नगर जैसी सुविधाएं, जैसे यात्रियों को ठहरने तथा माल को सुरक्षित रखने की सुविधाएं होती है। इस प्रकार से ये बंदरगाह और पत्तन में 2 महत्वपूर्ण अंतर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर, इस प्रश्न को हम समझते हैं। भारत सरकार द्वारा कौन कौन से राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किए गए हैं? प्रश्न एक बार फिर, भारत सरकार द्वारा कौन कौन से राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किए गए हैं? आइए इस प्रश्न का हम उत्तर समझते हैं। निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। नंबर 1, हल्दिया तथा इलाहाबाद प्रयागराज के मध्य गंगा जल मार्ग, जो 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगाम में
जलमार्ग संख्या 1। नंबर दूसरा, शदिया या धुबरी के में 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। नौगाम्य जलमार्ग संख्या 2। नंबर तीसरा हम देखते हैं, केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तथा उद्योग मंडल तथा चंपक्कारा नहर 205 किलोमीटर। नौगाम्य जलमार्ग संख्या 3। नंबर 4 हम समझते हैं इसमें, काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। और नंबर 5 है मातई नदी, महानदी। इस प्रकार से भारत में इन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इसमें फिर से हम समझते हैं, हल्दिया तथा इलाहाबाद, सदिया व धुबरी केरल में पश्चिमी तट, और नंबर 4 में हम देखें काकीनाडा और पुदुचेरी, और मातई नदी, महानदी। इस प्रकार से ये हमारे भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर लिखिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम समझते हैं। प्रश्न एक बार फिर, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर लिखिए। स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्थानीय व्यापार यह देश के अंदर उनके विभिन्न क्षेत्रों के बीच किया जाता है, जिसे हम स्थानीय व्यापार कहते हैं। यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच किया जाने वाला व्यापार होता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। स्थानीय व्यापार में एक ही मुद्रा प्रणाली चलन में होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग अलग मुद्राएं चलन में होती है। स्थानीय व्यापार में सरकार को किसी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने देश की सरकार को दूसरे देशों की सरकार से समझौता करना पड़ता है। स्थानीय व्यापार में श्रम और पूंजी की गतिशीलता पाई जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रम और पूंजी की गतिशीलता का अभाव रहता है। इस प्रकार से स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये महत्वपूर्ण अंतर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायु परिवहन के महत्व को लिखिए। प्रश्न एक बार फिर, वायु परिवहन के महत्व को लिखिए। आइए इसका उत्तर हम समझते हैं। आधुनिक काल में किसी भी देश की परिवहन व्यवस्था में वायु परिवहन का बड़ा महत्व है, जो निम्नानुसार है। नंबर 1, वायु परिवहन गति परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा तीव्र होता है। गति परिवहन के साधनों की अपेक्षा तीव्र होता है। कम समय में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचा जा सकता है। नंबर दूसरा महत्व इसका हम समझते हैं, जहां जल और स्थल मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता, वहां वायु मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। जैसे हम देखते हैं, दुर्गम पर्वत, घने जंगल, विशाल सागर को इसके द्वारा आसानी से पार किया जा सकता है। इसका तीसरा महत्व हम देखते हैं, देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए यह काफी सहायक है। नंबर 4, इसका महत्व तब बढ़ जाता है जब आपातकाल में वायु परिवहन की विशेष उपयोगिता है। सूखा, बाढ़, युद्ध आदि क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री पहुंचाने में वायु परिवहन अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार वायु परिवहन का महत्व अधिक बढ़ जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, कांडला समुद्री बंदरगाह की कुछ 4 विशेषताएं लिखिए। आइए इसका उत्तर हम जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कांडला समुद्री बंदरगाह की कुछ 4 विशेषताएं लिखिए। कांडला समुद्री बंदरगाह की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कच्छ की खाड़ी में आजादी के तुरंत बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह है। नंबर दूसरा, इसे
बम्बई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। और नंबर 4, यह जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात सहित अत्यधिक उत्पादक अन्य भंडार और औद्योगिक बेल्ट के निर्यात और आयात की सुविधाजनक हैंडलिंग को पूरा करता है। इस प्रकार से कांडला बंदरगाह का विशेष महत्व है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार मदद करते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न एक बार फिर, यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार मदद करते हैं, स्पष्ट कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम समझते हैं। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है। औद्योगिक विकास यातायात और संचार के साधनों पर निर्भर है। इन साधनों के बिना औद्योगिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। नंबर 1, यातायात के साधन औद्योगिक कच्चे माल को निर्माण केंद्रों तक पहुंचाने में मदद देती है। यातायात के साधन निर्माण केंद्रों से तैयार माल को देश विदेश के बाजारों व उपभोक्ताओं तक भेजने में सहायक होते हैं। नंबर 3, श्रमिकों, अन्य कर्मचारी वर्ग व व्यवस्थापकों के आने जाने को संभव बनाते हैं। श्रमिकों, अन्य कर्मचारी वर्ग व व्यवस्थापकों के आने जाने को संभव बनाते हैं। नंबर 4, व्यापार, परिवहन तथा संचार, सूचना भेजने व जानकारी प्राप्त करने में संचार के साधन मदद होते हैं। नंबर 5, संचार के माध्यमों से मांग और पूर्ति क्षेत्रों का हर समय पता चलता रहता है। नंबर 6, बिना आए जाए बहुत बार व्यापार संचार के साधनों के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। इससे विश्वसनीयता तो बढ़ती ही है, साथ ही समय और धन की बचत भी होती है। इस प्रकार यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में मददगार होते हैं, मदद करते हैं, देश के विकास में मदद करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में आंतरिक जलमार्गों का अधिक विकास क्यों नहीं हो पाया, कारण लिखिए। प्रश्न एक बार फिर, भारत में आंतरिक जलमार्गों का अधिक विकास क्यों नहीं हो पाया, कारण लिखिए। आइए इसका उत्तर हम समझते हैं। देश की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। कुछ नदियां तो शुष्क मौसम में बिल्कुल सूख जाती है और कुछ में जल धारा इतनी पतली और उथली होती है कि उनमें नावें या स्टीमर नहीं चलाए जा सकते। नंबर 2, वर्षा ऋतु में जल की अधिकता, विकराल गति एवं बाढ़ की स्थिति के कारण वर्षा ऋतु में नाव्य नदियों का परिवहन के लिए उपभोग नहीं हो पाता। नंबर 3, सदावाहिनी नदियों से सिंचाई के लिए जगह जगह से नहरें निकाली गई है, जिससे नदियों में जल स्तर तो कम हो ही जाता है, मार्ग के द्वार अथवा बांध बनाने में मार्ग बाधा युक्त हो जाता है। अतः जो नदियां पहले नाव संचालन के योग्य थी, अब उपयोगी नहीं रही। नंबर 4, दक्षिण भारत की नदियां पथरीली भागों में बहती हुई प्रपात बनाती है। दक्षिण भारत की नदियां पथरीली भागों में बहती हुई प्रपात बनाती है। प्रपाती नदियों में गति तो तीव्र होती ही है, साथ ही प्रपातों के साथ साथ नावों व स्टीमरों को चलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार आंतरिक जलमार्गों में अधिक विकास नहीं हो पाया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय सड़क परिवहन समस्याओं से ग्रसित है, किन्हीं 4 समस्याओं को लिखिए। भारतीय सड़क परिवहन समस्याओं से ग्रसित है, किन्हीं 4 समस्याओं को लिखिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। भारतीय सड़क परिवहन की समस्याएं। भारत में जनसंख्या 102.7 करोड़ से अधिक है, साथ ही साथ ढोए जाने वाले माल की मात्रा अत्यधिक है।
इन दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़क जाल कम पड़ता है। नंबर दूसरा, भारत में लगभग नंबर 2, भारत में लगभग 50% सड़कें कच्ची है, जो वर्षा ऋतु में उपयोगहीन हो जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ये कीचड़ से भर जाती है। नंबर तीसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग कम है, इन पर परिवहन का दबाव बहुत कम होता है। परिवहन का दबाव बहुत ही कम होता है। नंबर 4, सड़कें सक्रिय हैं, जिन पर आए दिनों अनेकों दुर्घटनाएं होती रहती है। अगली समस्या हम देखते हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है भी वे प्रमुख नगरों तक ही केंद्रित है। इनको दूर दराज के क्षेत्रों से जोड़ने के लिए संबंध सड़कों का अभाव है। संबंध सड़कों का अभाव है। नंबर 6, सड़कों पर बने पुल तथा पुलिया सक्रिय है तथा अधिकतर ये बहुत पुरानी होने के कारण टूटने का डर रहता है। इस प्रकार से भारतीय सड़क समस्याओं से ग्रसित है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।